आज 19 जून है और राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। उनकी जन्मदिवस पर उनको हार्दिक बधाई देते हुए आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। महत्वपूर्ण यह है कि आज देश बहुत ही विकट स्थिति में है और आने वाला जो भविष्य है वो और भी विकट होने जा रहा है। आज जनमानस, आमजन, व्यापारी, नौकरी पेशा व्यक्ति, गरीब आदमी, जो मध्यम वर्ग है वो, और जो लोग संघर्षों में लगे हुए हैं, जो वो चाहे उन्होंने पैसा कहीं से भी कमा करके किसी तरह से अपनी कुछ ऐसी चीज़ों को स्थापित किया है जिससे उनका भविष्य जुड़ा है और उनके साथ साथ उन्होंने बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ा है, सभी लोग आज चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आने का जो कारण हुआ है वो कारण ये है कि हमने जो पिछले 10 साल अपने हंसी मजाक में बर्बाद किए हैं उसको मैं आज आपके सामने आपको याद दिलाना चाहता हूँ। और वो इस प्रकार से बर्बाद किए हैं जैसे हम लोग अपने जीवन को, अपने भविष्य को, अपने परिवार को, खुद को, अपनी मेहनत को, अपनी जो हमारे पूर्वजों ने कमा करके हमको दिया है उसको हम उनमें से किसी भी चीज़ को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हों और हमने खुद के साथ पिछले 10 साल मजाक किया है। इसलिए आज वर्तमान स्थिति में खड़े हुए हैं। यह बात सही है कि जो वर्तमान स्थिति है जिसमें एक महामारी हमारे बीच में है और उससे पूरी दुनिया प्रभावित है और पूरी दुनिया के साथ साथ वो देश भी प्रभावित हैं जो पूरे विश्व में बहुत धनाढ्य और बहुत ही पैसे वाले देशों को माना जाता था। लेकिन उससे भी अलग स्थिति है, यदि ये महामारी नहीं आती उससे पहले हमारी स्थिति क्या थी। मेरा सिर्फ कहना यह है कि मार्च 2020 से पहले हमारी वास्तविक स्थिति क्या थी, हम किस ओर बढ़ रहे थे, हमारे देश की जीडीपी क्या थी, हमारे देश के खजाने की स्थिति क्या थी, हमारे देश का भविष्य उस समय क्या था, उस समय क्या स्थिति बन रही थी, क्या उस समय भी हमारे साथ मजाक हो रहा था। हमें उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल में जिस प्रकार से पिछले 6-7 साल की जितनी भी जो कार्यगुजारी रही है सरकार की, उसको जैसे इस कोरोना महामारी के कंबल के नीचे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है उस नाकामी को, उस पर आपको चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपको ज़रूरत इस बात की भी है कि जिस समय आपके सामने सस्ती चीज़ें होनी चाहिए, जिस समय आपको सहयोग मिलना चाहिए सरकार का, जिस समय आपको अपने परिवार के मुखिया की संवेदनाएं और सहयोग मिलना चाहिए, उसके उलट वो आपसे संवेदनाएं के बजाय आपको और परेशान करने का काम, आपको और दंडित करने का काम टैक्स वसूली के रूप में करके कर रहा है। और उसके साथ साथ आपको किसी प्रकार का सहयोग या आपको किसी प्रकार का आश्वासन देने का काम सरकार आज की तारीख में नहीं कर रही है, क्योंकि वही इस देश की मुखिया है। अभी मैं 2 दिन पहले इसी ऑफिस में जहाँ मैं बैठ कर ये लाइव कर रहा हूँ, आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मेरे एक मित्र आए हुए थे जिनकी इंडस्ट्री है और वो बड़े परेशान थे इसलिए कि ज़िंदगी में उनको कभी भी बैंक वालों ने इतना फ़ोन नहीं किया जितना इस बार कर रहे हैं। मुझे 3 दिन से ये दिमाग में बात घूम रही है, क्योंकि अभी 15-20 दिन पहले एक व्यवसायी ने गोली मारकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी, घर से निकला और जहाँ पर उसका प्रतिष्ठान था मेडिकल स्टोर, जो आज की तारीख में बहुत ही ऐसा बिजनेस माना जा रहा है मेडिकल स्टोर जो नुकसान का हो ही नहीं सकता, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने मेडिकल स्टोर के नज़दीक आकर गाड़ी में बैठ करके अपने आप को गोली मार ली। घटना हरिद्वार की है, ज्वालापुर क्षेत्र की। परसों जब ये बात हो रही थी तो मुझे उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि ये तो बड़ा चिंता का विषय है। उसके साथ साथ आज अखबारों में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे विज्ञापन आपको ऐसे मिलेंगे जो बैंकों के आ रहे हैं और जिसमें डिफ़ाल्टर केस बहुत बढ़ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें इस प्रकार से इंगित करती हैं कि जिस चीज़ों को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए था, सहयोग करने के नाम पर लेना चाहिए था, सरकार बिल्कुल स्मूथली ऐसे चल रही है, बिल्कुल आराम से ऐसे चल रही है जैसे दुनिया में ये महामारी नाम की कोई चीज़ आई ही नहीं हो। और इस प्रकार से जो कोरोना पार्ट 2 आया, इस बार तो केंद्र सरकार ने लॉकडाउन सिर्फ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उनके सर पे कोई लायबिलिटी खड़ी ना हो। बड़ा कमाल की बात है कि बैंक वाले जब किसी को फ़ोन कर रहे हैं तो उनको कहते हैं कि लॉकडाउन तो इस बार लगा ही नहीं था ऑफिशियली,
पिछले पूरे लॉकडाउन में बैंक खुले रहे तो उनके लिए दुनिया खुली रही। मार्केट थोड़ा थोड़ा खुला रहा तो जो महंगाई बढ़ रही है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिन लोगों के व्यापार बंद थे, जिन लोगों की दुकानें बंद थी, जिन लोगों के व्यापार खुले होने के बावजूद भी चल नहीं पा रहे थे, तो वो इस स्थिति में क्या करें, ये सबसे बड़ी समस्या की बात है। और ये मैं आपको याद इसलिए दिलाना चाहता हूँ क्योंकि आप अभी भी जो इस परिस्थिति में आप जी रहे हैं, जिस परिस्थिति में आपको टीवी चैनल अखबार आपको घुमा रहे हैं, जिस परिस्थिति में आपको संघ आरएसएस आपको जिस माध्यम का इस्तेमाल करके आपको व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आपको गुमराह कर रही है, जिस ट्विटर ने थोड़ा बहुत किसी चीज़ को पकड़ने का काम किया तो उस ट्विटर को दंडित करने का काम खुलेआम सरकार कर रही है, और आप अपने घर में बैठ करके उसके बाद भी ये देखना चाहते हैं कि चलो देखते हैं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो ये स्थिति आने वाले समय में आपके घर तक पहुंचने वाली है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि पिछले 7-8 साल में, 10 साल में बीजेपी ने जिस प्रकार से कांग्रेस परिवार में जिस प्रकार से सेंध लगाकर उस घर को छिन्न भिन्न करने का काम किया, उन कांग्रेस परिवार के नेताओं को आपस में लड़ाने का काम करवाने का काम किया, और वो लड़े, गलती उनकी भी है कि वो लड़े, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं दूसरी तरह के जो औजार इस्तेमाल किए उसका इस्तेमाल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने उन परिस्थितियों को झेला होगा। आज वही आग उनके घर में लग रही है बीजेपी के। कम से कम समझ लीजिए 15 के लगभग राज्य ऐसे हैं जिसमें उनमें विवाद चल रहा है। तो मेरा कहना ये उदाहरण देने का सिर्फ उद्देश्य ये था कि यदि आप बैठ कर के इस बात का इंतज़ार करेंगे कि अभी तो आग मेरे पड़ोसी के घर में है, मेरे घर में नहीं है, तो आपको जब आपके घर में आग लगेगी तो बहुत विलम्ब हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। आज समस्या इस बात की है कि जो लोग सच बोल रहा है, जो लोग सही बोल रहा है, जो बात सही कह रहा है, उसकी मजाक बनाई जा रही है, उसको उल्टा चोर ठहराया जा रहा है। आपको इस चीज़ से निकलना होगा, और नहीं निकल पा रहे हैं तो निश्चित रूप से नुकसान आपका होगा। आपने पुराने समय से अपनी रामायण आपने पढ़ी है, किस प्रकार से ठग करके रावण ने एक बहरूपिया बन करके सीता माँ को उनको जो है उनका अपहरण किया, किस प्रकार से सोने का हिरन दिखा करके मोहित किया, और किस प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं होती थी कि इसमें भेष बदलकर या बात बदलकर या विषय बदलकर लोगों को गुमराह किया जाने का काम किया जाता था, जिसको आज की तारीख में ठगी बोलते हैं। पिछले 10-12 सालों में वही हो रहा है और आप ठगे जा रहे हैं, और आपको आज भी वो समझ में काफ़ी हद तक नहीं आ रहा है कि यदि आप इसी प्रकार से सही दिशा में आपने विचार करना बंद नहीं किया तो आप ठगे जाएंगे, ठगे जा रहे हैं, और आने वाले समय में और बर्बादी की कगार पे पहुंच जाएंगे। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, यदि आप उनके बारे में सोचते हैं कि अगर इन्होंने ठीक नहीं किया तो इनको सबक सिखा देंगे, तो भाइयों बहनों मैं साफ कहना चाहता हूं आपसे कि वो लोग जिस चीज़ को जीना चाहते थे जी चुके हैं, जी रहे हैं और आगे भी जिएंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको वो सब सुविधाएं मिलेंगी जो उनको मिलनी चाहिए और जो उनका सपना रहा होगा। जिस व्यक्ति से आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको वो करोड़ों रुपए या लाखों रुपए या कुछ नया करके देगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वह व्यक्ति अपने लिए 8,000 रुपये का एक जेट खरीदता है, करोड़ों रुपए की कारें खरीदता है। और आज की स्थिति में यह है, जिस व्यक्ति ने आपको ठग करके ये सब काम किया है, उस व्यक्ति ने जब आपसे ये वादा किया था कि मैं स्विस बैंक से आपका काला धन ला के दूंगा, तो अब 2 दिन पहले उल्टी खबर आई कि स्विस बैंक में पिछले 7 साल के अंदर और उल्टा पैसा बढ़ गया है। मित्रों, आपसे झूठ बोला गया, आपको ऐसा गुमराह किया गया जैसे ये लोग आ जाएंगे, जैसे इनकी सत्ता आएगी तो आने के बाद ही बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे आपको बिल्कुल ऐसा कुछ व्यवस्थित मिलेगा कि रातों रात सारे काम हो जाएंगे, जबकि आने के बाद और उल्टा हो गया है। इसे बोलते हैं छद्म विद्या, और इसमें आपको गुमराह किया गया, आपको इस प्रकार से अभी आपको घुमाया जा रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी के बारे में, जो व्यक्ति आपसे सच बोल रहा है, जो आपको गुमराह होने से बचाने के लिए बार बार आपको इंगित कर रहा है, बता रहा है, आपको सपाट लहजे में बोल करके बोल रहा है कि सरकार ये बात गलत कर रही है, आपसे साफ साफ बोल रहा है, सरकार को बोल रहा है कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, जनता के हित में काम कीजिए। उस व्यक्ति को मैं आज भी कहना चाहता हूँ, सरकार उसको आज भी प्रधानमंत्री बनने की ललक नहीं है।
मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको पुराने भाषण सुने तो ये बात कोई वही व्यक्ति बोल सकता है जो बिल्कुल दिल से सच्चा हो और जिसके अंदर किसी प्रकार के पद की लालसा ना हो। जब वो व्यक्ति ये बोल सकते हैं दोनों के दोनों बहन भाई की, उसमें प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, कि आपको हमारी बात यदि सच लगती है तो वोट दीजिएगा, वरना आप किसी को भी वोट दीजिए लेकिन वोट ज़रूर दीजिए। यानी कि वो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जागरूक बने, आप सत्य के साथ खड़े हों, आप सही के साथ खड़े हों, आप देश के साथ खड़े हों, लेकिन आप उल्टे उन लोगों के पक्ष में जाके खड़े हो जाते हैं बहकावे में आकर के, जो व्यक्ति इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जो आपका समाज बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जो आपको तोड़ने में लगे हुए हैं, जो आपको गुमराह करके आपके भविष्य को ख़राब कर रहे हैं, जो आपके बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहे हैं। मित्रों, कमाल है, इस तरह की बातें होती हैं कि ये संस्थान नुकसान में चल रहा था, ये संस्थान नुकसान में चल रहा था। वो 2014 से पहले क्यों नुकसान में नहीं था? क्यों बंद नहीं हुआ था? क्यों वो लाभ दिखा रहा था अपने बैलेंस शीट में? उसकी तो फर्जी बैलेंस शीट लगातार तो नहीं आ सकती कोई किसी भी चीज़ की। आप एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल किसी प्रकार से फर्जी बैलेंस शीट बना सकते हैं, लेकिन लगातार नहीं बना सकते हैं। और वो भी इस प्रकार की जो सरकारी संस्थाएं हैं जो बिल्कुल सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, जिसमें किसी व्यक्तिगत आदमी जिस चीज़ को चोरी नहीं कर सकता, ऐसे लाभ फर्जी नहीं दिखाए जा सकते हैं। तो आपको ये गुमराह होने से बचना पड़ेगा। आज जब स्थिति ऐसी है कि नौकरियां अधिक होनी चाहिए, नौकरी और कम हो गई। आज जब ऐसी स्थिति है कि आपके पास व्यवस्थाएं और होनी चाहिए, व्यवस्थाएं कम हो गई। जब ऐसी स्थिति हो सकती थी कि आपको भविष्य के लिए सोचना था, तो भविष्य के लिए सोचने के बजाय आज आप अंधकार में हैं। आपको क्या करना होगा ये आपको सोचना है। मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी के जन्मदिन पर आपसे कि वो व्यक्ति वास्तव में अकेला व्यक्ति है, जो अकेला नेता है एक आज की तारीख में जो लड़ रहा है। ठीक है, कांग्रेस के अंदर थोड़े से कोई विवाद चल रहे हैं, लेकिन वो विवाद सभी पार्टियों में होते हैं। बीजेपी के अंदर भी चल रहे हैं। अगर आप अच्छे से सब कुछ सुनना चाहेंगे तो वो भले टीवी पे नहीं मालूम होगा, लेकिन आप यूट्यूब सर्च कीजिए तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान से लेकर के कर्नाटक तक और उधर आसाम से लेकर गुजरात तक आपको सब बीजेपी के अंदर सभी राज्यों में लगभग उनके अंदर विवाद है। सारे नेता उनके अंदर आज की तारीख में लड़ रहे हैं। और वो स्थिति अगर आपको ये सिर्फ ये बताई जाती है कि कांग्रेस के अंदर है, तो आपको गलत समझ में आती है, तो आप गलत समझ रहे हैं। ये सब विवाद होते हैं, परिवारों में भी मनमुटाव चलते हैं, लेकिन अंत में वही परिवार सर्वाइव करता है जो मनमुटाव होने के बावजूद भी परिवार की जब एकता की बात या परिवार के भविष्य की बात आती है तो अपना ईगो छोड़ करके सब लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। तो जब वो लोग जुड़ जाता है, एक परिवार जुड़ता है, तो उसके बाद वो आगे बढ़ता है। यही चीज़ स्थिति कांग्रेस के साथ होती है। जब उनको जिम्मेदारी आप देते हैं, जब वो आप कहते हैं कि सरकार आपकी बन गई है, तो वो एक साथ होकर के वो आपको बढ़ाने का काम करते हैं, लूटने का काम नहीं करते हैं। लेकिन बदनाम आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि उसका करने का चलन बन गया है। जो व्यक्ति आपके भले के काम करता है, आप उसको चोर समझने लगते हैं। और ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं। तो आपको उन चीज़ों से निकलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कहीं हम लोग उल्टे तो नहीं सोचने लगे हैं, कहीं हम लोग सिर्फ गुलाम तो नहीं हो गए इस मोबाइल के और टीवी के और अखबारों के। ऐसे गुलाम तो नहीं हो गए जो हमें गलत बता रहे हैं और हम गलत ही समझते जा रहे हैं। आपको खुद को समझना होगा कि हम गुलाम तो नहीं हो गए ऐसे उन नेताओं के प्यार मोह पास में पढ़ करके, जिनको आपने बिल्कुल भगवान का अवतार समझ लिया था। तो इसलिए आपको बाहर आना पड़ेगा उस सोच से। और मैं पुनः आपसे ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति को समझिए। आपको किसी के उससे क्या मतलब होता है कि वो व्यक्ति किसको क्या लिख रहा है, किसको क्या ट्वीट कर रहा है, किसको क्या कर रहा है, कि क्या उसकी हरकतें हैं, क्या उसका भविष्य, और वो भी झूठे। वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें झूठी बताई जा रही हैं आपको, लेकिन उससे मतलब नहीं हो करके, क्योंकि आप इसमें बहुत सारी चीज़ों में पढ़ेंगे कि भविष्य की वो गलत था या सही था। आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिए, क्योंकि आप फिर बहुत गुमराह हो जाएंगे, आपको मानसिक अवसाद हो जाएगा। तो इसलिए बेस्ट सिर्फ एक आपको ये सोचना है कार्यशैली किसकी अच्छी थी, किसके शासन में, किसके राज में आपका जो परिवार था वो अच्छे सर्वाइव कर रहा था, किसके शासन में आपके पूर्वजों ने अच्छे सर्वाइव किया, और किसके शासन में किसकी सोच के साथ, किसकी विचार के साथ भविष्य अच्छे से आगे बढ़ सकता है। आपको सिर्फ यही सोचना है। और यदि आप ये सोचते हैं तो भविष्य ठीक रहेगा, और अगर नहीं सोचते हैं तो ठीक है, आपने 10 साल दूसरे की ऐसी कमियां निकाल करके जो उसके अंदर नहीं भी थी तो भी आपने उसकी मजाक बनाई, तो वो मजाक उसकी नहीं बनी है, वो मजाक आपकी बन रही है, क्योंकि आज समस्याएं आपके सामने हैं। मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी का आप मजाक बनाना चाहते हैं तो मजाक बना लीजिए। अधिक से अधिक क्या होगा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे,
लेकिन आप उनकी जो एक उनका जो एक सामाजिक उनकी प्रतिष्ठा है, जो सामाजिक उनका दायरा है, जो उनके पास संसाधन है, जो उनके पास चीज़ें हैं, उसको तो आप नहीं छीन सकते। आप उनकी महत्वता ख़त्म नहीं कर सकते राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। आप उनकी महत्वता भविष्य में भी ख़त्म नहीं कर सकते, आप कितना भी समझ लीजिए, कितना भी सोच लीजिए, लेकिन सच को आप नकार नहीं सकते। गांधी को आप कितना मार लीजिए, महात्मा गांधी को, लेकिन आज विश्व में उन्हीं की मूर्तियां स्थापित होती हैं, क्योंकि सच्चाई उनके साथ थी और वो व्यवस्था, वो उनके अंदर उनकी कार्यशैली थी कि विश्व ने उनको स्वीकार किया। और अगर आप सोचते हैं कि गांधी को आप गांधी का मजाक बनवा करके गोडसे को स्थापित कर लेंगे, आप कभी नहीं कर सकते हैं। सच्चाई और सत्यता और जो वास्तविकता है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आप कितना भी किसी को गुमराह करने का काम कर ले और आप कितना भी गुमराह हो जाएं, तो इसलिए आपको आज बचना है कि आपको गुमराह होने से भविष्य में बचना है। मैं यही आपसे निवेदन करता हूं। राहुल जी के जन्मदिन पर आपसे संकल्प करवाना चाहता हूं कि आप भविष्य में बिल्कुल इस प्रकार से विचार कीजिए जिससे ये समझ में आए कि हमारा देश आगे बढ़े, एकता के साथ और विषमताओं परिस्थितियों के साथ भी हम बिल्कुल सकारात्मक सोचेंगे, हम अच्छा सोचेंगे, हम उन लोगों को पीछे करने का काम करेंगे जो आपको गलत भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से आपकी भावनात्मक रूप से, और आपको गुमराह करते हैं, आपको ठगते हैं, और आपके लिए जो उन्होंने आपसे वादे किए थे उन वादों को छोड़ करके और इस प्रकार के काम कर रहे हैं जिससे ये देश टूटे, इस देश में वैमनस्यता बढ़े, इस देश में आपस में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करें, इस देश में एक दूसरे को लड़ाने का काम करें, उनको आपको दूर करना है। तो मैं आपसे पुनः यही निवेदन करता हूं कि आप एक भविष्य के लिए, एक अच्छे भारत के लिए, एक अच्छे भारत के भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के अच्छे भविष्य के लिए विचार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, और आपका धन्यवाद। और मैं निवेदन करता हूं कि आप इस बारे में ज़रूर विचार और विमर्श करेंगे।